एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, इट्स भाविका। एंड आज हम लोग जो हमारी काव्य खंड की क्षितिज की जो बुक है फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक की क्लास की एनसीईआरटी की, उसका काव्य खंड का जो हमारा अगला यूनिट है जो कि है आत्मकथ्य पढ़ने वाले हैं और हर एक व्याख्या को अच्छे समझेंगे, इसको हम अच्छे समझने वाले, रिवाइज करने वाले नोट्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। एंड एज यूजुअल एवरीवन, सबसे पहले हम कठिन शब्द समझेंगे इस आत्मकथ्य के, ठीक है, ताकि अगर आप बाद में लाइन्स वगैरह पढ़ते हो, पूरी कविता जो है वो पढ़ते हो, तो आपको दिक्कत ना आए कोई भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से कठिन शब्दों से। पहला वर्ड जो डिफिकल्ट आया है वो है मधुप। मधुप का मतलब क्या होता है? मन रूपी भोरा, ठीक है। अनंत नीलिमा, इसका मतलब होता है अंतहीन विस्तार, ठीक है। व्यंग्य मलिन, व्यंग्य मलिन का मतलब होता है खराब ढंग से निंदा करना, किसी की खराब ढंग से निंदा करना, किसी का खराब ढंग से मजाक उड़ाना। गागर रीति, गागर रीति का मतलब होता है खाली घड़ा, ठीक है। प्रवंचना, जैसे बोलते हैं ना कि गागर रीति मतलब खाली घड़ा, जैसे मेरे जीवन का घड़ा तो बिल्कुल खाली है, मतलब मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो बताने लायक हो। प्रवचना मतलब धोखा। मुस्काया कर मतलब मुस्कुरा कर। अरुण कोपल मतलब लाल गाल, अरुण कोपल यहाँ पे किसको बोला गया? लाल गालों को। अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी भोर, प्रेम भरी सुबह, ठीक है, अनुरागी उषा। हाँ जी। देन स्मृति पाथई, स्मृति पाथई मतलब स्मृति रूपी संबल, ठीक है। स्मृति रूपी संबल, स्मल स्मल स्मबल स्मबल। नेक्स्ट इज पंथा मतलब रास्ता, कंथा मतलब अंतर्मन। एंड यस, यहाँ पे हमारे होते हैं जितने भी कठिन शब्द है फिनिश। मूव ऑन करते हैं हम कवि परिचय पर, जानते हैं कवि के बारे में। तो हमारे आत्मकथ्य लिखी है, ये प्यारी सी कविता लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, जिनके बारे में हमने पहले भी काफ़ी सारी कविताएं, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, तो इनका जन्म 1879 में, एक सेकंड, में वाराणसी में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1879 में वाराणसी में हुआ था, ठीक है। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज, कहाँ पे? क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे, मतलब 8वीं कक्षा के से आगे ये पढ़ नहीं पाए थे। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया इन्होंने, और छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से ये एक भी है। और इनकी मृत्यु हमारी हुई है 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके एवरीवन, हाँ जी। आइए बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। तो इन्होंने काव्य कृतियाँ लिखी जैसे कि चित्ताधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी, ठीक है। नाटक की बात करें तो उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे जैसे कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। उपन्यास लिखे जैसे कि कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह जैसे कि आकाशदीप, आंधी और इंद्रजल लिखे, ठीक है। हाँ जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी हमारी आत्मकथा। बहुत ही प्यारी सी कविता है, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, रिवाइज करते हैं। तो पहली व्याख्या, लेट्स सी द फर्स्ट वन। तो पहला पैराग्राफ ये है। मधु गुनगुनाकर कह जाती कौन कहानी अपनी यह, मुरझा कर गिर रही पत्तियों देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। जब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कहा है कवि ने। तो इस कविता में जो कवि है उन्होंने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारण बताए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्यों कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, कारण बताइए। तो यही है, इस जैसे कि इस कविता का नाम है आत्मकथा, मतलब आत्म का मतलब क्या होता है? अपने बारे में, और कथा कथ्य मतलब कथा। तो आत्मकथा का अर्थ है अपने बारे में कथा लिखना, यानी अपने बारे में लिखना कुछ, है ना। तो कवि बताते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एवरीवन। हाँ जी, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो इस कविता में जो हमारे कवि उन्होंने अपनी आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखने पे, ठीक है, आत्मकथा लिखने के बारे में कि क्यों अपनी आत्मकथा वो नहीं लिखना चाहते, इसके कारण बताए हैं। तो कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मन रूपी भोरा प्रेम गीत गाता है, ठीक है, और अपनी कहानी सुनाता है। तो वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि देखो, जैसे हमने बहुत से कवियों के बारे में फ्रेंड्स और भी सुना है जो अपने आत्मकथा लिखते हैं, बताते हैं अपने बारे में, है ना। तो झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं झड़ते पत्ती, यहाँ पे उन्होंने ऊपर यूज किया है वर्ड झड़ते पत्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मुरझाकर गिर रही पत्तियों देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पे झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, कि बहुत सारी, असंख्य मतलब संख्या नहीं है, इतनी पत्तियां मुरझाकर गिरे जा रही हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि उनकी जीवन की जो लीला है ना, वो अब समाप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इस प्रकार अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल
अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। और वो कहते हैं कि इस अंतहीन नीले आकाश, यानी जो नीला आकाश है, ऊपर आसमान है, उसके नीचे इतने जीवन जो है वो बिगड़ भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। तो इस माध्यम से इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। वो कहते हैं कि इस माध्यम से वो कहते हैं कि ये जो संसार है ना हमारा, यहाँ पे हर कुछ चंचल है ना, कुछ स्थिर नहीं है। जिंदगी चलती रहती है, टाइम चल रहा है, सब चल रहा है ना। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से मजाक बनाने में लगा है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे ना हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर ना मजाक कर रहा है, मतलब हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे पर मजाक बना रहा है। हर एक दूसरे व्यक्ति जो है एक दूसरे का मजाक बनाता रहता है। हर किसी को दूसरे से कमी नजर से देखता है, कि मतलब हम ना कभी किसी की गुणवत्ता नहीं देखते है ना, जो उनके अंदर जो गुण है वो नहीं देखते, हमेशा उनकी कमजोरी ढूंढते हैं कि दूसरे की कमजोरी क्या है, दूसरा किस में कम है ना, उसको कमी की नज़र से देखते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। भगवान जी कहते हैं कि हमें हमेशा गुण देखनी चाहिए, हमें हर किसी के ना गुण को देखकर उन्हें परखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कमियां तो हर किसी में होती हैं। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, आपके अंदर बहुत कमियां होंगी, हम सब अपनी अपनी कमियों को जानते हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और ये बात तो हर किसी को माननी पड़ेगी, है ना। तो बस बात इतनी है कि हम किसी को, जैसे किसी के दोस्त बन रहे हैं, नहीं भी बन रहे, देखा है किसी को, अगर कुछ लगा कि एक कमी है तो कमी ही देखी, उसकी किसी की भी गुणवत्ता नहीं देखते। अगर किसी के दुश्मन बन जाते हैं तो उसकी कमियां देखते हैं, कभी गुण नहीं देखते हैं उसके। अगर हम हर किसी के गुण देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो कभी किसी से आप शत्रु बन ही नहीं पाओगे, किसी के भी आपको कोई बुरा लगेगा ही नहीं जब आप किसी के गुण ही गुण देखोगे। तो इसलिए हम हमेशा ना सब लोगों के गुण देखने चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों ज्ञान की बातें कर रही हूँ, तो देखो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, ज्ञान की बात तो है, पर हाँ देखो जितना हो सकता है मैं भी कोशिश करती हूँ मैं किसी के बारे में कुछ ज़्यादा गलत बातें नहीं करूँ, तो बेहतर है, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता किसी की निंदा करना, अच्छी बात नहीं है ना, गलत बात होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कमी कोई कहता नहीं, अब अपनी कमी तो कोई बताता नहीं, हाँ वो है अलग बात है, आजकल तो बता भी देते हैं कोई ना कोई, बट हाँ बहुत से लोग मतलब नहीं बताना चाहिए किसी को अपनी कमी, और बताते भी नहीं हैं। तो यह जानते हुए भी तो मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, तो हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं कि कोई अपनी कमी नहीं बताता, है ना। तो तुम मेरी आत्मकथा क्यों जानना चाहते हो, मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा तो ऑफकोर्स सी बात है, कवि कहते हैं कि अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा तो तुम्हें मेरी जितनी भी कमियां होंगी वो पता चल जाएंगी, मैं तुम्हें अपनी कमियां क्यों बताऊं। कवि कहते हैं कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानियां वह सुनाते हैं, कि अगर वो तुम्हें अगर हमें कवि अपनी बीती हुई कहानियां सुनाएंगे तो लोगों को उसे आनंद तो मिलेगा, लोग उस पर आनंद उठाएंगे, सुनेंगे, है ना, मजा लेंगे, परंतु साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि कवि का जीवन जो है वो सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। ठीक है, ऊपर लिखा है ना गागर रीति, मैंने आपको पता है ना गागर रीति का अर्थ होता है खाली घड़ा। तो वो कहते हैं कि जो मेरा जीवन का घड़ा है वो तो बिल्कुल ही खाली है। किससे खाली है? सुख से और प्रसन्नता से। मतलब मेरी जिंदगी में ना सुख और प्रसन्नता आया ही नहीं, बहुत कम मुझे सुख प्रसन्नता मिली है। सुखी जीवन और प्रसन्नता ये मुझे बहुत ज़्यादा कम मिला है, तो मेरा जीवन इससे पूरे तरह से खाली है, मुझे बस मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमेशा। आइए मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ पे, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। तो किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरे रस से अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरी सर लेते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। चलिए ये देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि कवि कहते हैं यहाँ पर कि उनका जीवन जो है वो ना वो स्वप्न के समान एक छलावा है। स्वप्न मतलब कि सपने के समान एक छलावा है उनका जीवन, की जितना भी उनके जीवन में हुआ ना, जैसे स्वप्न है, हम सपना देखते हैं, हम सोते हैं, सपना देखते हैं, उठते हैं, सपना टूट जाता है, सच होगा नहीं होगा ये पता नहीं, है ना। तो वैसे ही वो कहते हैं कि, और हाँ ऑफकोर्स सी बात है, कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगता कि सपना पूरा हो, कुछ लोग कहते हैं मेरे सपने पूरे हो जाएं, है ना। तो अलग अलग है सबका एक हिसाब से, तो पर्सपेक्टिव सबका अलग है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जीवन जैसे ना एक स्वप्न होता है ना, उसी की तरह उनका जीवन जो है वो एक छलावा है। ठीक है, जीवन में जो कुछ भी वो पाना चाहते थे, कवि हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जीवन में वो जो कुछ भी पाना चाहते थे ना, वे सब कुछ उनके पास आकर भी दूर हो गया। मतलब जो भी चीज़ें वो पाना चाहते थे वो मिली, लेकिन वो मिलते मिलते दूर हो गई।
यह उनके जीवन में विडंबना है। वे अपनी कमजोरियों का बखान कर कर जग हसाई नहीं करना चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप आंसर में जरूर लिखना कि वो अपनी आत्मकथा इसलिए लिखना नहीं चाहते क्योंकि अभी तो वो कहते हैं कि वो उनका सही टाइम नहीं है, पहली बात तो सही वक्त नहीं आया कि तो मैं बताऊं। ऊपर से वो अपनी जग हसाई नहीं कराना चाहते। जग हसाई का मतलब होता है कि जग उन पर हंसे, मतलब लोग उन पर हंसे। वो नहीं चाहते कि लोग उन पर हंसे, कि वो अपनी कमजोरियां बताएं। वो अपनी कमजोरियां बताकर ये नहीं चाहते कि लोग उन पर हंसे, है ना। कोई भी नहीं चाहेगा फ्रेंड्स कि वो कोई उनका मजाक उड़ाए, है ना। तो वे वे अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है, कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को, हर किसी के कोई ना कोई सपने होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अगर किसी को कुछ मिल जाए जो वो सपना रखते हैं अपना, जैसे अगर कोई डांसर है तो उसके लिए हो सकता है कि उसको कुछ स्पीकर टाइप चाहिए, या फिर उसके लिए कुछ एसेसरीज चाहिए उसको, ठीक है, या फिर उसको कोई अच्छी एकेडमी में जाने को जॉब मिल जाए, ठीक है, जहाँ वो डांस सीख ले। कोई सिंगर है तो वो चाहेगा कि मुझे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएं, है ना। एंड बहुत से मतलब जो भी चीज़ चाहता है वो, कोई आर्टिस्ट होगा वो चाहेगा मुझे पेंटिंग सप्लाईज मिल जाएं, है ना, मुझे कैनवस मिले, कलर्स मिले एंड ऑल दैट मिले, है ना। कोई पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है तो वो चाहेगा कि मुझे बुक्स मिल जाएं, है ना, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो हर किसी की अच्छी वस्तु होती है, सपना होता है कि मेरा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अगर किसी को मिल जाता है उसके सपने की इच्छित वस्तु तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो वहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर उसे उसके सपने की, जो भी सपने में उसको चीज़ चाहिए वो मिल जाती है तो वो प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी अ, एक बार प्रेम आया था। तो वो कहते हैं कि उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार ही प्रेम, यानी उनकी वाइफ आई थी, उनकी प्रेम आया था, उनकी पत्नी आई थी, परंतु वह भी स्वप्न की भांति टूट गया। क्या हुआ, तो उनकी सारी, मतलब यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ थी ना, उनकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ समय में ही उनकी पत्नी का निधन हो जाता है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्ये बनकर रह गई, चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। और वो कहते हैं कि मैं सुख का स्पर्श पाते पाते क्या रह गया, वंचित रह गया, मतलब सुख आते आते मुझसे दूर चला गया। स्पर्श मतलब उसको छूना, कि सुख आ ही रहा था, स्पर्श कर ही रहा था, इतने वो दूर चला गया मुझसे। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तो मेरे अनुभवों के सारे, फिर लास्ट में वो कह रहे हैं ना कि मेरे घर, ये देखो क्या बोला उन्होंने, मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक लाइन बोली थी, कहाँ गई वो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी खाली भरने वाली अपने को समझो, मेरे रिश्ते अपनी भर लो। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो ये नहीं चाहते, कवि कहते हैं कि इसलिए कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सहारे, कि तो अगर तुम मेरे अनुभवों के सार से, जो मेरे अनुभव है उन्हीं के सार से अगर तुम अपने जीवन का घड़ा भर लोगे, बढ़े जा रहे हो, तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा तुम्हें कैसे सुना सकता हूँ। आइए मूव ऑन करते हैं थर्ड पर। सो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतावली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। सुहाग बोला है तो समझ जाना कि उनकी वाइफ की बात हो रही है, क्योंकि सुहाग किसको बोला जाता है, हस्बैंड को। ठीक है, इसकी स्मृति पाथई बनी है थके पति की पंथी का, सॉरी, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा का, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थक गए सोई है मेरी मौन व्यथा। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, दिस इज द लास्ट वन। सो इन पंक्तियों में जो कवि है वो अपने सुंदर पलों का, जो सुंदर सपने हैं उनका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए थे, जिनके सहारे वो अपना वर्तमान जीवन बिता रहे थे, मतलब उनके सपना, उनके जीवन में भी कुछ ऐसे सुखद पल आए थे। ऑफकोर्स की बात है फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत ही सुखद होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं कुछ पल ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम रोते हैं, हम टूट जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है ना। तो वही कुछ सुखद पल उनके जीवन में आए थे, जिनके सहारे वे अपना वर्तमान जीवन बिता रहे थे। तो उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सब मात्र रहकर ही सपना की तरह टूट गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ मिला ही नहीं। कवि अपने प्रेयसी मतलब उनकी वाइफ जो हैं, उनके सुंदर गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनके प्रेयसी के गालों की लाली का से प्राप्त करती है। ठीक है, कि उनकी, वो कहते हैं कि उनकी वाइफ के जो गाल है ना, प्रेयसी के जो गाल है उनकी, बड़े ही सुंदर थे, लाल थे, जैसे भोर हो गई हो तो भोर के समय जैसे सूरज दिखता है ना, बिल्कुल वैसे सुंदर गाल थे, लाल गाल। परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब
उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन के क्षण कवि को कभी मिलने से ही पहले छटक से दूर हो गई, क्योंकि उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी जब उनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरी जीवन की कथा जो जानकर तुम क्या करोगे मेरे जीवन की कथा जानकर। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुना जाते। वो कहते हैं कि मेरा जीवन तो बड़ा छोटा सा है, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन तो बड़ा छोटा सा है, ये सही वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। लेकिन लास्ट में यही कहा उन्होंने, है ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं। तो इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वे बड़े ही सादगी में रहने वाले पर्सन है, और विनय, ठीक है, सादगी और विनय में रहने वाले वो इंसान है। तो दो एडजेक्टिव यानी हमारे विशेषण मिल गए हैं उनके बारे में, कि कवि बड़े सादगी से भरे और विनय से भरे हैं। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं, कि दूसरों की कथा सुन ली, जान लिया, बस बहुत है, अपनी नहीं बताना चाहते। वे कहते हैं कि उनके जीवन की कहानी सुनने का वक्त अभी नहीं आया है, सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत खरीदो, मुझे मौन रहने दो। वो कहते हैं कि मुझे मेरे जो अतीत है यानी जो मेरा पास्ट है उसे मत खरीदो, उसे मौन ही रहने दो, क्योंकि मेरा अतीत जो है वो क्या है, उनको अच्छा नहीं लगता है ना, उससे उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है जानकर। अपने पुराने वक्तों को, अपने अतीत को याद करके उन्हें बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। एंड दैट्स इट एवरीवन। यहाँ पे होता है हमारा ये प्यार जैसी आत्मकथा की कविता बहुत ही प्यारी खत्म होती है, समाप्त होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरि वंश। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।